देखिए पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 81 नंबर शुरू है। तो पहला क्वेश्चन है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। तो विद्यापति जी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है 10, 12, 16 या फिर 14। तो आपको बता दें इन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, तो 16। ठीक है, अब देखिए अब विद्यापति की बात आ गई तो इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं। पहली चीज, विद्यापति को हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल। अब देखिए ये शब्द आया होगा मैथिल कोकिल क्यों कहते हैं, तो आपको बता दें इन्होंने मैथिली भाषा में दोस्तों एक रचना की थी जिसका नाम है पदावली, और बहुत अच्छी रचना की थी दोस्तों, इसीलिए इनको मैथिली भाषा का बहुत अच्छा मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई। कोकिल मतलब का था कोयल, ठीक, तो इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहते हैं, याद रखेंगे। इनकी रचना का नाम है पदावली, ठीक है, पदावली। और दोस्तों इनका एक नाटक है मतलब मैथिली भाषा में जिसका नाम है गोरक्ष विजय, ये भी पूछा जा सकता है। तो गोरक्ष विजय हो गया दोस्तों और पदावली हो गया। और सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले अवहट का प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, विद्यापति के द्वारा इनकी रचना थी कीर्तिलता और कीर्ति पताका। क्या, कीर्तिलता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक चीज आपको बता दे रहे हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्ति पताका, ये दोनों इनकी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने अवहट भाषा में इसको लिखा है, तो याद रखेंगे, ठीक है। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट भाषा में, और पदावली और गोरक्ष विजय जो कि नाटक है इनका मैथिली भाषा में दोस्तों इन्होंने किया था। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म दोस्तों बिहार के दरभंगा में हुआ था। कहां, बिहार के दरभंगा में पड़ता है, विपसी गांव पड़ता है। और इनके गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम याद रखेंगे पंडित हरि मिश्र थे। कौन थे, पंडित हरि मिश्र जी इनके क्या थे, गुरु थे। और अगर एक चीज बता दें ये किसके दरबारी थे, तो दोस्तों वहीं बिहार के राजा थे शिव सिंह व कीर्ति सिंह। क्या, शिव सिंह, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के क्या थे, ये दरबारी थे। तो ये चीज बहुत है इनके बारे में। और इनके जो नाम की बात करते हैं इनको मैथिल कोकिल कहते हैं, हमने बताया था, ठीक है। और अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं। इनको खेलन कवि भी कहते हैं, जाति कवि भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो ज्यादा नहीं जानना इनके बारे में, बस एक चीज जानिएगा कि अवहट में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचना की थी, और पदावली की रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की है, ठीक है। और एक चीज आपको बता दें इनसे संबंधित चीजों में से, तो दोस्तों इन्हें हम मैथिल कोकिल कहते हैं और क्या कहते हैं, अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और इन्हें हिंदी का प्रथम गीतकार कहते हैं। क्या पूछेगा कि प्रथम गीतकार कौन है हिंदी के दोस्तों, तो यही है मैथिल कोकिल हैं। और अवहट भाषा सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया, तो इन्हीं द्वारा किया गया। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ है, अगला है गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, तो पहले सबसे पहले इसकी हम मात्राएं लगाकर देखते हैं। देखिए गर्भ में एक एक हो जाएगा, 3 हो गए, ठीक है। थोड़ा सा करके देखते हैं, छोटा छोटा है ना, 1 2 3 मात्रा यहाँ हो गई, 1 2 करहु में भी 3 हो गई, रघुनंदन में दोस्तों 1 2, फिर ना के ऊपर दोस्तों ये डबल हो जाएंगे, ठीक है। नंदन में अगर बिंदु को डबल कर लेंगे और ये हो जाएगा ना। और जनि में दोस्तों 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 और 1। तो देखते हैं 3 3 6 और 2 8 2 10 2 12, देखिए यहाँ तक 12 आ गया। क्या, यहाँ तक 12 मात्राएं आ गई। और यहाँ तक देखिए 2 2 4 2 6 7, यहाँ पे 7 आ गई। तो आपको पता है 12 7 मात्राएं किसमें होती है, 12 7 किसमें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 7 बरवय में होती है। किसमें होती हैं, बरवय में होती है 12 7 मात्राएं। तो याद रखेंगे ये हमारा बरवय हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों सोरठा की, सोरठा नहीं होता सोरठा होता दोस्तों। और सोरठा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 11 13 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं, 11 13 मात्राएं होती हैं। और ये दोहा का उल्टा होता, मतलब क्वेश्चन आएगा कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता, तो सोरठा होता। सोरठा में देखिए 11 13 और दोहा में 13 11, ठीक। एक चीज याद रखें, चाहे दोहा याद कर लो चाहे सोरठा याद कर लो, नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन होती रहेगी, ठीक है। तो दोहा दोस्तों, दोहा में क्या होता है 13 11 और उसका जस्ट उल्टा होता है सोरठा 11 13, ठीक है। और सवैया क्या होता है दोस्तों, ये वर्णिक छंद होता है। इसमें वर्णों की संख्या कितनी पाई जाएगी, तो 22 से लेकर के 26 तक, ठीक है। क्या 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होंगे, जिसमें उसमें हम उसको हम क्या बोलेंगे, सवैया बोलेंगे। ये वर्णिक छंद है। बाकी सब कौन से है दोस्तों, मात्रिक छंद हैं। केवल आपको सवैया क्या है, वर्णिक छंद, और ये सम मात्रिक छंद है। सभी क्या है, सभी क्या है दोस्तों, विषम मात्रिक छंद है। बाकी सब क्या है, एक मिनट, विषम मात्रिक अर्धसम मात्रिक, सॉरी अर्धसम मात्रिक, क्योंकि इनके आधे आधे क्या होते हैं, मात्राएं बराबर होती है। देखिए पहली लाइन और तीसरी लाइन के और दूसरी और चौथी लाइन की मात्राएं क्या बराबर, इसीलिए इसको अर्धसम मात्रिक कहते हैं। चलिए कहने का मतलब क्या है, ये तीनों क्या है दोस्तों, मात्रिक छंद है। और ये क्या है, सवैया क्या है, वर्णिक छंद, जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, या फिर सीता यह कही, या सीता यह कहा? तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा सीता ने यह कहा दोस्तों, क्योंकि कारक चिन्ह भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए कैलाश इस तरह लिखा था, बिल्कुल लिखा जाता है। तिरस्कार भी इस तरह लिखा जाता है, पुरस्कार भी इस तरह लिखा था, मगर परसिस्ट नहीं होता, परसिस्ट होता ना। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा डी नंबर 84 का डी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अग्ग का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अग्ग का क्या होता है? विग्ग हो जाता है। क्या होता है? अग्ग का विग्ग हो जाता है। अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज अल्प का बहु हो जाएगा ना, और मूर्ख का आपको पता है पंडित हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का एक युग्म गलत है। आकाश का पुष्कर दोस्तों होता है, पुष्कर में आकाश होता है बिल्कुल। कमल का ताम्रस बिल्कुल होता है। कामदेव का मनोभाव बिल्कुल होता है दोस्तों, रतिपति कामदेव ये सब वही होते हैं ना। और दोस्तों यमुना का जाह्नवी दोस्तों बिल्कुल गलत है। यमुना का जाह्नवी नहीं तो जाह्नवी गंगा जी का होता है। किसका होता है? गंगा जी का होता है। देखिए यमुना का कभी कभार पूछाता है कृष्णा, तो दोस्तों कृष्णा होता है यमुना का। और दोस्तों अगर कहीं भी सूर्य के पर्यायवाची के साथ में पुत्री का पर्यायवाची लगा मिल जाए तो वो यमुना का ही होता है, क्योंकि सूर्य की पुत्री है यमुना। जिससे कह दिया गया कि तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तरणी मीन्स क्या होता है दोस्तों? सूर्य होता है, तनुजा मीन्स पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री कौन? यमुना जी। तो इस तरीके से देख लेंगे, कहीं भी सूर्य के साथ में पुत्री का पर्यायवाची लग जाए तो वो आपका यमुना जी का होगा। चलिए अगला है, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? सौष्ठव, अपमान, पल्लव या फिर लाघव? गौरव का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है दोस्तों? तो किस श्रेणी में आप रखेंगे तो आप बता दें, कथात्मक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी थी दोस्तों? बिल्कुल अच्छे समझिएगा, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो याद रखेंगे हमारा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा? अंतोन चेखव दोस्तों। क्या? अंतोन चेखव हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। अब देखिए आप अब कान खोल के सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मन्नू भंडारी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, देखिए इसका सही आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मन्नू भंडारी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं बताने जा रहे हैं, याद रखेंगे। जो उपन्यास इनका आपका बंटी, बहुत बार पूछा गया आपका बंटी किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी जी की है। महाभोज किसकी है? तो मन्नू भंडारी की है। लिख लीजिएगा कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और 1 इंच मुस्कान, क्या? 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। देखिए 3 चीजें आप बस ये याद रखिए मन्नू भंडारी से, कि आपका बंटी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान किसकी है? मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी। देखिए भंडारी भंडारा याद रखेंगे, और महाभोज का होता है भंडारा जैसा ही होता है। ठीक है, और वहां पे आपका बंटी भी जाएगा भंडारा खाने, और जब भंडारा खाओगे भैया क्या हो जाएगा? आपके मुस्कान आएगी ना, कम से कम 1 इंच की मुस्कान तो होगी जब भंडारा खा के आओगे ना। तो याद रखेंगे मन्नू भंडारी से आपका बंटी। महाभोज, क्योंकि महाभोज का दोस्तों भंडारा जैसा ही होता है ना, तो भंडारी याद रखेंगे। और दोस्तों एक मुस्कान आई जो भंडारा खा के निकलोगे। ठीक है, तो तीन रचनाएं दोस्तों मन्नू भंडारी से याद रखेंगे। ठीक, अमृता प्रीतम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पंजाबी लेखिका है। क्या? पंजाबी लेखिका है। एक चीज आपको बता दें, इनकी एक रचना बहुत ज्यादा फेमस है, कागज ते कैनवस। क्या? कागज ते कैनवस, लिख लीजिएगा कागज ते कैनवस। दोस्तों पंजाबी लेखिका है, और इन्हें इसी के लिए दोस्तों कागज ते कैनवस के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। क्या? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और एक चीज आप दिमाग में रख लेना कि दोस्तों अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी है। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है अमृता प्रीतम, जिनकी रचना है कागज ते कैनवस। और एक है पिंजर। क्या? एक रचना है दोस्तों पिंजर, जिस पर गदर मूवी बनी है, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम मतलब का संस्कृत वाला। तो दोस्तों आपको पता होगा कि संस्कृत का हमें देखिए खीर क्षीर होता है, खेत क्षेत्र होता है, कोयल आप जानते हैं, कोयल तो हिंदी शब्द है ना। तो अब देखिए कृष्ण मीन्स क्या होता है? काला। ठीक है, कृष्ण दोस्तों यही क्या है आपका? लग रहा है कि यही क्या है दोस्तों? संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम वाला शब्द है दोस्तों। 90 का हमारा बिल्कुल सही डी नंबर हो जाएगा। अगला है पराजय में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो जय लगा है। देखिए जय मूल शब्द है, इसमें परा लगा है उपसर्ग, तो पराजय हो जाएगा, पराधन जय हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन 91 का हमारा बिल्कुल सही डी नंबर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है ये आप बताइएगा। मुरारी, आजन्म, नील
गगन या फिर त्रिभुवन दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मुरारी। ठीक है, मुरारी दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास वे समास होते हैं जिनका कोई तीसरा नहीं करता और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गॉड के नाम हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नील गगन, नीला है जो गगन है ना, कर्णधार है। त्रिभुवन दोस्तों, तीन भुवनों का ना, तो दोस्तों ये चीज देखिएगा द्विगु समास हो जाएगा। और आजम दोस्तों ये हो जाएगा आपका कौन सा, अव्ययभाव समास। तो बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। देखिए विशेषण शब्द चुनना है, तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताते हैं ना। तो दोस्तों जो किसी की विशेषता बतलाएंगे, देखिए शक्ति है नहीं, सन्यासी है नहीं, प्रभा है नहीं, क्या हो जाएगा, पाक्षिक। ठीक है, हो जाएगा पाक्षिक दोस्तों, ये बिल्कुल सही हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है मेरे दोस्तों, तो बताइएगा। दासत्व मतलब दास बनना दोस्तों। ये देखिए एक चीज समझिए कि पदार्थवाचक कोई संज्ञा होती नहीं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक होती है। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे गंगा कह दिएगा, राम कह दिएगा, कोई नाम होगा दोस्तों। और जाति किसी चीज के जाति का बात करता है, जैसे कि गाय हो गया, पूरे जात की गाय, बहुत सारी गाय हो जाएंगी है ना, तमाम तरीके की, लड़का होगा तो इजाजत होती है। मगर दोस्तों जो चीज छुई न जा सके, महसूस न की जा सके, जैसे दासत्व तो है, गरीबी है दोस्तों, इस चीजें मतलब कि महसूस की जा सकती, छुई नहीं जा सकती ना, तो उनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देखिए प्रावर्ग का, देखिए प्रारंभ में प्रावर्ग का प्रारूप कौन सा सही होता है। तो देखिए आपको एक चीज हम बता दें, आज आप समझ लीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार के रा पाए जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ नहीं, मतलब कि देवनागरी हम कई तरीके से रा देखते हैं। तो एक चीज देखिएगा, आप समझिएगा। देखिए रा क्या होते हैं, एक रा ऐसे लिखा था, देखिए प्रा में ऐसे लिखते हैं, और एक रा इस तरह भी लिख देते हैं कहीं कहीं, और एक रा दोस्तों ऐसे उड़ने वाला मिलता है, और एक रा ये वाला होता है, और एक रा होता है दोस्तों आपने देखा ट्रक में। ठीक है, ट्रक में ऐसे ट्रक में लगता है ये रा दोस्तों। इनमें से अगर पूछ ले कौन सा आधा रा होता है, तो केवल और केवल ये वाला रा होता है जो उड़ने वाला, ऊपर जो आशीर्वाद में लगता है, यही केवल आधा रा होता है। बाकी के सभी का होते हैं पूरे रा होते हैं। ठीक है, संपूर्ण रा होते हैं, पूरे रा होते हैं, सभी पूरे रा होते हैं। शायद आपको आज ही पता चला हो या फिर आप पहले जानते हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक चीज हम आपको बता दें, केवल और केवल ये जो रा होता है जिसको रेफ रा बोलते हैं, यही केवल आधा रा होता है, बाकी सभी पूरे होते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे देखिए प्रदीप लिखा है दोस्तों, प्रदीप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें रा आधा नहीं दोस्तों, इसमें पा आधा होता है। देखिए आपने कभी छोटे फोनों में देखा होगा दोस्तों, प्रदीप कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, इस तरीके से ना, इस तरह से प्रदीप है ना, इस तरह लिखा होता है। तो दोस्तों ये वही चीज लिखा है। आप देखिए देवनागरी लिपि में आप लिखिएगा तो इस तरह से लिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पा आधा होता है, ना कि रा। जब पा आधा होता है दोस्तों तो वो रा में लग जाता है, रा इस तरह से लग जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो ये वाली रा समझ गए, ये भी आधा है। अब देखिए आप कह रहे होंगे दोस्तों, ये ट्रा वाला जो ये रा कैसे आधा है, देखिए वही रा है। ठीक, वही रा है, समझिएगा। जैसे हमने टा लिखा, अब इसमें टा आधा, तो आधा करने के लिए टा को क्या करते हैं, ये लगाते हैं हलंत। ठीक है, और उसी में ये रा लगाते हैं, जैसे कि हम पा में लगाते हैं इस तरह से, जो ये रा लगा देते हैं, ये वाला रा। तो इस तरह से देखते इसका आकार इस तरह से दिखने लगता है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं कि ये रा कैसा है ना। तो ये वही रा है, सेम रा जो कि प्रा में लगता है। ठीक है, और बाकी दोस्तों आपको पता है कि ये वाला रा तो पूरा होता ही है। तो ठीक है, तो चलिए आपसे अगर आज की बात आपको कोई पूछे कि इसमें से कौन सा रा आधा होता है, केवल और केवल जो उड़ने वाला रा होता है, जैसे कि नर्क में लगा है, यही रा आधा होगा दोस्तों, ऊपर वाला। बाकी सभी के सभी रा क्या होते हैं, पूरे ही होते हैं। ठीक है, जिसमें लगते वो आधे होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप बताइएगा कि प्रारंभ में प्रा वर्ग का स्वरूप क्या है दोस्तों। तो पा का है आधा होगा, पा आधा होगा और रा पूरा। कहां पे ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। पा आधा है, रा सही है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है दोस्तों। तो मजदूरी और प्रेम के निबंध की शैली कैसी है, तो व्याख्यात्मक और भावात्मक है दोस्तों। अब क्वेश्चन बनता है, निबंध लिखा किसने, मजदूरी और प्रेम निबंध किसने लिखा दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा सरदार पूर्ण सिंह दोस्तों। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो याद रख लेंगे, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है ये। ठीक है, चलिए अगला है, कॉमरेड का कोट। क्या कॉमरेड का कोट किसकी रचना है, तो आपको बता दें संजय की। किसकी है, संजय जी की है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों आप याद रखेंगे अमरकांत के बारे में। क्या, अमरकांत के बारे में इनकी एक रचना है दोस्तों, इन्हीं हथियारों से। क्या, इन्हीं हथियारों से दोस्तों, तो याद रखेंगे इन्हीं हथियारों से। और दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इन्हीं हथियारों से ये क्वेश्चन याद रखेगा, किसकी है रचना, अमरकांत जी की है। और फणीश्वर नाथ रेणु की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो इनकी रचना है मैला आंचल। देखिए याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल दोस्तों, जो कि क्या है, प्रथम आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, मैला आंचल। ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी रचनाओं की बात करें तो पलटू बाबू रोड हो गया, कितने चौराहे, प्रति परिकथा दोस्तों, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु को हम दोस्तों क्या बोलते हैं,
कि आंचलिक कथाओं, आंचलिक उपन्यासकार के जनक। ठीक है, चलिए अगला है इंद्रवज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो इंद्रवज्रा छंद के एक चरण में दोस्तों कितने होते हैं इसके बारे में बताना। तो 11 होते हैं। क्या होते हैं? एक चरण में 11 होते हैं। अगर हम बताना चाहें दोस्तों, पहले 2 क्या होते हैं? तगड़ होते हैं, 2 तगड़ होते हैं, प्लस 1 क्या होता है दोस्तों? जगड़ होता है, 1 जगड़ होता है, और लास्ट में 2 गुरु के साथ में दोस्तों 13 वर्ण हो जाते हैं। देखिए 3 3 6 इसमें हो जाएंगे, 6 3 9 और 2 11, तो दोस्तों टोटल 11 वर्ण हो जाते हैं। अगला है 99 नंबर, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कैतोरा, बेग दिखाऊं मूढ़ न ताजू, और उल्टा हूं माही जहां लगे तव राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है दोस्तों? तो यहां पे बताना है कौन सा रस है दोस्तों। आपको पता है यहां वचन कठोर बोले जा रहे हैं। देखिए कोई चीज कठोर है ना, और धनुष को तोड़ने की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या गुस्से वाली बात की जा रही है। क्या? गुस्से वाली। देखिए क्या हो रही है? गुस्से वाली। पहचानने की कोशिश करिए। हमने देखिए रस के लिए एक बढ़िया सा बताया था कि पहचान कैसे सकते हैं, कुछ चीजों को आप समझ के दोस्तों कैसे पहचान सकते हैं कौन सा रस है। तो यहाँ पे गुस्से वाली चीजें बताई जा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। क्या? रौद्र रस हो जाएगा गुस्से वाली। वचन कठोर मतलब गाली और गलौज, मतलब बहुत ज्यादा आप शब्द, कठोर शब्द बोले जा रहे हैं, मतलब किस कब बोलेंगे? जब आप गुस्से में होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उतरि नहाए जमुन जल। क्या? उतरि नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर समश्याम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति या फिर विभावना अलंकार। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें प्रतीप है। देखिए प्रतीप क्या होता है? उपमा का उल्टा होता है। जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना देते हैं दोस्तों, वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। तो याद रखिएगा प्रतीप अलंकार किसका? उपमा का अलग उल्टा होता है। और उपमा में दोस्तों सासी से सरिस सम ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे दोस्तों तुलना की जाती है। देखिए विभावना क्या होता है दोस्तों? विभावना का जहां पे कारण के ना होते हुए भी काम हो जाए। जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना। देखिए बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है दोस्तों, वहां पे क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। क्या? वहां पे विभावना अलंकार हो जाएगा दोस्तों। और देखिए विशेषोक्ति क्या होता है दोस्तों? इसका जस्ट उल्टा होता है। विभावना जस्ट उल्टा। यहाँ पे कारण के होते हुए भी कार्य नहीं पाएगा। मतलब एक समझ लीजिए लेजी व्यक्ति है कि भैया उसके पास, देखिए उसके पास पूरे संसाधन है फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा, उसके पास कलम भी है, ठीक है, और दोस्तों पुस्तक भी है, मगर वो फिर भी नहीं पढ़ रहा। मतलब फिर क्या कर रहा है वो? विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे कि पानी बिच मीन, मीन है प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी, है ना। तो जैसे कि पानी के बीच में क्या मछली, फिर भी वो प्यासी है दोस्तों। ये क्या है? विशेषोक्त वासी। तो क्योंकि पानी पीने के लिए दोस्तों जल चाहिए और है फिर भी प्यासी ना। और विभावना का होता है बिना आपके पास दोस्तों कोई संसाधन हो, ना आपके पास कलम हो, ना पेन हो, ना कॉपी, ना किताब, फिर भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो विभावना हो जाएगा। यानी बिना कारण के काम हो जाए। ठीक है, बिना कारण के काम हो जाए दोस्तों, वही क्या होता है? विभावना। ठीक है, जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर सुभाए। मतलब ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार यूपीएसआई में। मतलब कि निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करते हैं उनको अपने पास में रखिए, क्योंकि दोस्तों, और कुटी छवा दीजिए, आंगन कुटी छवा, भैया आंगन में एक अच्छी कुटी छवा दीजिए, वहां पे उनको रखे। क्यों? क्योंकि दोस्तों निंदक जो निंदा करते हैं आपकी, वही एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि बिना साबुन सरफ के आपके स्वभाव को निर्मल कर देंगे, यानी आपकी कमजोरियों को बताते रहेंगे, भैया आपके अंदर कमी क्या है ना। तो ये चीज समझिएगा कि बिना साबुन सरफ के दोस्तों कोई चीज धुल देना, मतलब कि मैल निकाल देना, तो यहाँ पे बिना साबुन सरफ के मैल निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है? विभावना अलंकार। ठीक है, चलिए अगला, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो दोस्तों इसके बारे में बताइएगा। तो सबसे कम योग्यता कौन रखता है? तो पुत्र। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों दशरथ के पुत्र है ना, तो दशरथ के आगे दोस्तों ये कारक ले रहा है, और राम भी कारक ले रहा है, कारक चिन्ह, और रावण भी कारक चिन्ह ले रहा है, मगर पुत्र कोई कारक चिन्ह नहीं ले रहा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं। कौन सा ईकारांत संज्ञा है जो स्त्रीलिंग? देखिए ईकारांत क्या होता है? जिनके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है। देखिए आप समझिएगा, आपको बता दें ईकारांत आकारांत क्या होता है। देखिए आकारांत क्या होगा? देखिए आकारांत क्या होगा? जिनके लास्ट में छोटे आ की मात्रा, जिसे हमने कह दिया राम, तो देखिए माँ में क्या है? छोटे आ की मात्रा है। अब वहीं आकारांत करते हैं तो जिनके लास्ट में दोस्तों बड़े आ की मात्रा, जैसे रामा, तो बड़े ये आकारांत हो गया। अब देखिए ईकारांत मतलब क्या? जिसके लास्ट में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, जैसे नदी हो गया, उदासी हो गया और टोपी हो गया, इनमें बड़ी की मात्रा लास्ट में, तो ये ईकारांत है। मगर दोस्तों अगर
पूछ ले पहिया क्या है तो ये आकारांत है, क्योंकि बड़े आ की मान। इस तरह उकारांत होता है, उकारांत होता है, जिनके लास्ट में बड़ी ऊ की मान था वो उकारांत हो जाएंगे, इस तरीके समझिए। तो कौन सा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों, ठीक है, निम्नलिखित में से ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों, संज्ञा नहीं है, तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सा ईकारांत नहीं है। तो देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये देखिए ये भी बड़े की मात्रा, ये भी ईकारांत है, ये भी ईकारांत है, ये भी ईकारांत, मगर ये आकारांत है। क्या है? आकारांत। तो पहिया हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ईकारांत शब्द नहीं है। अगला लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है दोस्तों? दही खट्टी होती है, दही खट्टा होता है, बताइए। दही खट्टा होता है, क्या होता है दोस्तों? दही खट्टा होता है ना, कभी भी समझिएगा दही खाया जाता है ना कि दही खाई जाती है, तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग शब्द है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द। प्रतिधन आरोपण क्या है दोस्तों? प्रतिधन आरोपण, इसका सही संधि विच्छेद का संधि क्या होगी? तो प्रत्यारोपण। क्या हो जाएगा? प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यण संधि, तो प्रत्यारोपण हो जाएगा, प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं? देखिए निशान में पताका होता है, ध्वज में से पताका होता है, झंडा में तो पताका होता है, प्रस्तर में इसका होता है पत्थर, प्रस्तर पाषाण है ना, पाषाण, तो ये सब चीजें क्या होती है दोस्तों? ये पत्थर ही होती हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, प्रस्तर मीन्स क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आकर्षण का क्या होता है दोस्तों? देखिए आकर्षण किसी को अपनी तरफ दोस्तों खींचना, ठीक। आकर्षण मतलब होता है किसी चीज को खींचना और उसका विकर्षण कर देना दोस्तों, उसको दूर करना, वही क्या होता है दोस्तों? विकर्षण होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है दोस्तों? क्या है? पुर्तगाली है। पुर्तगाली दोस्तों, अलमारी अनानास सब क्या है? पुर्तगाली है, तो इनको भी याद रख लेंगे, ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है? कौन की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? क्या एकदम शुद्ध लिखा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों निरपराधिनी दोस्तों ये सही लिखा है ना, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है ना, अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर नहीं होता, निरोग होता है, निरोग होता है, निरोग नहीं ना। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी नंबर, 108 का डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए 109 नंबर देखते हैं। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य के कर्ता का विस्तार। देखिए कर्ता क्या है? माँ करता है, और इसका विस्तारक क्या है? मेरी। समझिएगा मेरी क्या हो जाएगा? इसका विस्तारक हो जाएगा, तो मेरी दोस्तों विस्तारक हो जाएगा। कर्ता का विस्तारक, देखिए क्रिया का विस्तारक क्या होगा? जैसे कहते हैं राम बहुत तेज चलता है ना, तो दोस्तों देखिए राम बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, तेज चलता है। अब बोले इसमें क्रिया विस्तारक क्या है? देखिए चलना क्या है? क्रिया है, और उसका विस्तारक है बहुत तेज, है ना, तो बहुत तेज का हो जाएगा क्रिया का विस्तारक ना। इस तरीके से दोस्तों संज्ञा का विस्तारक होता है, वाक्य का कर्ता का विस्तारक है ना, कर्म का विस्तारक, सबका विस्तारक हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला है कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, या फिर बैल और बकरी घास चरता है, या फिर बैल और बकरी घास चरती है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं। क्या हो जाएगा? बैल और बकरी घास चरते। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 11 नंबर, जो शीघ्र ही किसी बात की या युक्ति को सोच ले। क्या? जो शीघ्र ही दोस्तों किसी बात और युक्ति को मतलब सोच ले, है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो प्रत्युन्मति। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सहमत का होता है किसी चीज में हाँ करना, सम्मति दोस्तों वही चीज होता है, उसी का पर्यायवाची समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला पल में मासा ना, वही चीज है। तो मतलब क्या होता है कि जिसके दिमाग को कोई पता ना हो कि थोड़ी थोड़ी देर पर बदल जाए, मतलब कभी खुश हो जाए, कहो तुरंत खुश हो जाए, कभी तुरंत नाराज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, वही होता है पल में तोला पल में मासा, या घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ठीक है। चलिए अगला है वह पति जिसकी पति, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? तो समझिएगा उसे क्या बोलेंगे? हम अड्ढ्यूड़ा बोलेंगे दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा हमारा, बिल्कुल और बिल्कुल सही है। तो चलिए अब तीनों ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। और ऑप्शन क्या है? देखिए परित्यक्ता किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों बिल्कुल सही कहेंगे कि वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, मतलब वो स्त्री जिसे उसका पति छोड़ गया हो दोस्तों, उसके छोड़ दिया हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? परित्यक्ता, ठीक है। और दोस्तों खंडिता क्या होता है? तो खंडिता के बारे में याद रखिएगा। खंडिता क्या होता है? देखिए वह स्त्री जिसका पति रात को किसी
दूसरी स्त्री के पास सो करके सुबह वापस आया उसको कहते हैं खंडिता। समझिए दोबारा, वह स्त्री जिसका पति रात को किसी दूसरी औरत के साथ, किसी दूसरी स्त्री के साथ सो करके सुबह वापस आया उसको हम क्या बोलते हैं खंडिता। ठीक है। और दोस्तों अनूढ़ा क्या होता है? अनूढ़ा क्या होता है दोस्तों? अविवाहित प्रेमिका को अनूढ़ा कहते हैं, मतलब बिना विवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्यार करती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? अनूढ़ा बोलते हैं दोस्तों। और एक होता है नवोढ़ा। क्या होता है दोस्तों? नवोढ़ा, ये याद रखेंगे। नवोढ़ा क्या होता है दोस्तों? हाल ही में ब्याही स्त्री को हम नवोढ़ा कहते हैं। तो हमने 5 ऑप्शन बता दिए, 5 बता दिए। अड्यूढ़ा क्या होता है दोस्तों? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। और परित्रिका क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति उसे छोड़ दिया हो। और खंडिता क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति रात में किसी दूसरी औरत के साथ सो करके सुबह वापस आया। और अनूढ़ा क्या होता है दोस्तों? अविवाहित प्रेमिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस शब्द में विसर्ग संधि है। किसमें विसर्ग संधि दोस्तों? हिमधन आलय, हिमालय। ठीक है, इसमें दीर्घ संधि दोस्तों। ठीक है, उत धन लास दोस्तों व्यंजन संधि है। अहम धनकार व्यंजन संधि, दू धनकर, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 114 का डी नंबर, दू धनकर दुष्कर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है दोस्तों? तो अविकारी, देखिए अविकारी शब्द क्या होता है? जहां पे देखिए जहां पर क्या होता है दोस्तों, उनके लिंग वचन कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अविकारी कहते हैं। अविकारी के भी मुख्यतः 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो दोस्तों विशेषण क्या होता है? ये विकारी शब्द होता है। क्या होता है? विकारी शब्द। तो हमारा विशेषण बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अविकारी शब्द को अव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके यूपी पुलिस में कि अव्यय शब्द क्या होता है, तो इन्हें भी अविकारी ही कहते हैं। एक हिसाब से हम अविकारी का पर्यायवाची अव्यय को कह सकते हैं। अगला है खसखुरा या गुरखाली भाषा है दोस्तों। खसखुरा या गुरखाली भाषा किसकी है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन आपको, तो इसका बिल्कुल सही नेपाल की राजभाषा है। क्या है? नेपाल की राजभाषा है खसखुरा व गुरखाली। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखिए गढ़वाल, गढ़वाली और कुमायूनी दोस्तों ये क्या है? आपकी पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, अगला है नील परिधान बीच सुकुमार और खुल रहा मृदुल अग्ध खुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या की जा रही है? यहाँ पे क्या हो रहा दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा और श्लेष रूपक या फिर उपमा। मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। ठीक है, और श्लेष रूपक और उपमा। दोस्तों तो यहाँ पे ज्यों आ गया है। ठीक है, मन मानो जन जानो ज्यों, ऐसे सेंटेंस कभी कभार मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए जहाँ पे दोस्तों एक तरीके से दोस्तों मतलब क्लियर ना हो पाए। ठीक है, मतलब की संभावना। ठीक है, तो वहां पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, श्लेष में क्या होता है दोस्तों? जहां पे एक ही शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे कि हमने बताया था पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रूपक में उस चीज को रूप ही दे दिया जाता है और उपमा में तुलना कर दी जाती है। ठीक है, और दोस्तों उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए 118 से 20 तक। ठीक है, जीवन का आस्वाद क्या है और भोग तथा आस्वाद में क्या अंतर है? भोग लोलुपता को जन्म देता है, अतृप्ति को जन्म देता है और भोग की मात्रा जितनी बढ़ाई जाए उससे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भोग के साथ साथ प्रभुत्व की बात अपने आप जुड़ी रहती है। भोग वृत्ति वाला आदमी कभी कभी यदि किसी अक्षमता के कारण भोग नहीं कर पाता तो इसी में उसका अहंकार संतृप्त होता है कि उसके पास भोग की इतनी सामग्री है, भले ही भीतर से वह खोखलेपन और खालीपन का अनुभव करे। भोग का अनुपात जब विकास का लक्षण बन जाता है तब एक संकट उपस्थित होता है। हर आदमी उसी अनुपात में भोग की सामग्री प्राप्त करना चाहता है। यदि वह सामग्री नहीं मिलती तो वह उचित अनुचित सभी प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या भर जाती है। जीवन का आस्वाद इससे कुछ भिन्न है। एक भारतीय गृहिणी प्रेम से रसोई बनाती है और प्रेम से परोसती है तो उसे रसोई का दूसरा ही स्वाद आता है। जब एक छोटा बच्चा कच्ची अमिया की आधी फांक काट कर अपने भाई या बहन को खिलाता है, देखो कितना मजेदार है ना, तो उसमें जीवन का आस्वाद आता है। किसी छोटी टेकरी के ऊपर खड़े होकर रात में आकाश की उल्टी हुई मोती की थाली निहारना है तो ये सब वो भोगता नहीं है। ठीक है, इस सब का होकर दूसरा सुख पाता है। वह अपने भीतर के अधूरेपन को विपुल भी भरता है। भोग का संदर्भ में अधूरापन का भाव अकेले अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने मन का विस्तार दूर दूर तक करना है। उन तमाम वस्तुओं को अपनी नहीं बनाना है, अपने को उनका बनाना है। अब देखिए भोग आस्वाद से भिन्न है, क्योंकि
पहला है भोग में अकेलापन का विस्तार होता है और आस्वाद में अपनापन का सीमित होता है, या फिर भोग से तृप्ति नहीं मिलती, आस्वाद से तृप्ति मिलती है। भोग की प्रेरणा प्रेम से मिलती है और आस्वाद की ममता से, और भोग से उचित अनुचित का ध्यान रहता है, आस्वाद से नहीं मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भोग से तृप्ति नहीं मिलती जबकि आस्वाद से तृप्ति मिलती है। क्या होता है, भोग से तृप्ति नहीं मिलती जबकि आस्वाद से तृप्ति मिलती। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर, भोग जीवन के लिए अनुपयोगी है क्योंकि, भोग जीवन के लिए अनुपयोगी है क्योंकि इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलता, इससे अहंकार बढ़ता है, या इससे मनुष्य की अतृप्ति और लोलुपता पैदा होती है, या फिर इसमें प्रभुत्व का हनन होता है। दोस्तों 119 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें अहंकार बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 120 नंबर क्या है, मनुष्य तभी जीवन के अधूरेपन को भरता है जब वह जीवन का क्या करता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 120 का अलंकरण करता है या आस्वादन करता है या उपभोग करता है या फिर भोग करता है दोस्तों। बिल्कुल सही हो जाएगा, आस्वादन करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पूरे के पूरे